हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग चुगानी और आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म। बड़ा लंबा सा नाम है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था को ट्रांसलेशनल प्रोटीन सॉर्टिंग कैसी होती है। यानी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटीन जब हमारा बन रहा होता है राइबोसोम के अंदर, और राइबोसोम के अंदर बनते बनते ही वो जाकर के ट्रांसलेशनल पॉज होता है एंड फर्दर जाकर के वो ट्रांसलोकॉन पे जाता है। ट्रांसलोकॉन पे जाने के बाद इसके बाद इसका क्या हो जाता है, इसके बाद इसके ये ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर जाता है और ईआर के मेम्ब्रेन के अंदर जाकर के फाइनली फोल्ड हो जाता है। सो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने देखा कि ईआर के अंदर कोई प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो को ट्रांसलेशनली यानी ट्रांसलेशन के साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट होना चालू हो जाता है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी यहां पर हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन हो चुका है। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये हमारा प्रोटीन बन चुका है बट फोल्ड नहीं हुआ है। रिमेंबर, फोल्ड नहीं होगा, ये अनफोल्डेड स्टेट में ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और ये इस चैनल से अंदर जाने के बाद किस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अभी तक आपको समझ में आया? अगर आप लोगों ने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर उसको देखिएगा, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो लेट्स बिगिन। अब हम आते हैं हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल सिग्नलिंग पर। क्या है हमारा? पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब ध्यान से समझो मतलब ही क्या है। को ट्रांसलेशन का मतलब ये था ना, ट्रांसलेशन के साथ ही साथ सारा काम हो गया। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन पूरा हो चुका है, इसके बाद प्रोटीन अंदर जा रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना ही सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल देखोगे, ना ही उसका रिसेप्टर देखोगे, ना ही आपको राइबोसोम से बनता हुआ नेसेंट प्रोटीन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, सिंपल सा सेक्टर 61 कॉम्प्लेक्स है, वहां से जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो एंटर करेगा। इसके एंड टर्मिनस के पास क्या होता है? सिग्नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये सिग्नल सीक्वेंस होगा। यहाँ पर 63 कॉम्प्लेक्स आएगा। 63 कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है? ये बेसिकली एक तरीके का बाइंडिंग इनिबिटरी प्रोटीन ऐड कराता है। व्हाट इज बाइंडिंग इनिबिटरी प्रोटीन फंक्शन? जो बीआईपी है हमारा, उसका फंक्शन क्या होगा? बीआईपी का एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सिंपल सा फंक्शन होता है और वो है ये। बीआईपी क्या है हमारा? एक बाइंडिंग इनिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, बाइंडिंग इनिबिटरी प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किससे बिलोंग करता है? HSP70 फैमिली से बिलोंग करता है, हीट शॉक प्रोटीन 70। ठीक है, HSP70 फैमिली की जो प्रोटीन्स की फैमिली है, ये एक तरीके के क्या होते हैं? चेप्रॉन्स होते हैं। चेप्रॉन्स चेप्रॉन्स अब जनरली बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। इनका मेन रोल सिंपल सा समझो, प्रिवेंट मिसफोल्डिंग। अब देखो भाई, क्योंकि आधा प्रोटीन बाहर है, आप इस वाले पॉइंट पर देख सकते हो, आधा प्रोटीन बाहर है और आधा प्रोटीन अंदर है। तो प्रोटीन जब अंदर आएगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो उसके अंदर आते आते मिसफोल्डिंग ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए चेप्रॉन्स, बीआईपी जैसे चेप्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? प्रिवेंट मिसफोल्डिंग। दिस विल डन बाय देम। ठीक है, तो ये अंदर आएंगे और होता क्या है? बीआईपी आता है। बीआईपी ऐड करने वाला कौन है हमारे पास? सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स। सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स हमारा क्या करता है? बीआईपी को ऐड करेगा। यू कैन सी हियर सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स है, बीआईपी आकर के इस पे ऐड हो गया। जब ये ऐड होगा तो एटीपी का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। बीआईपी एडीपी इस पर अटैच होगा और ऐसे मल्टीपल बीआईपी एडीपी अटैच होते चले जाएंगे इस पर। यू कैन सी हियर, जैसे ही पूरा प्रोटीन अंदर आ जाएगा, ये बीआईपी एडीपी हटेंगे, इनके अंदर क्या होगा? इनका रिप्लेनिशमेंट होगा, यानी एटीपी आएगा, एडीपी रिमूव हो जाएगा और ये अगेन एक्टिवेट हो जाएंगे फर्दर के लिए। वहीं जो पॉलीपेप्टाइड अंदर आया है उसकी क्या हो जाएगी? फोल्डिंग हो जाएगी, प्रोटीन फोल्डिंग। सिंपल, दिस विल हैपन इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल सीक्वेंसेस। ठीक है, यू कैन सी हियर राइट, सेम चीज जो वहां पर हो रही थी वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, जो अभी हमने पीछे देखी। देखो आप यहाँ पर क्या है हमारा? एक पेप्टाइड अंदर आ रहा है, पेप्टाइड का एन टर्मिनल अंदर आया। ठीक है, साइज हमारा बेसिकली एक ईआर ल्यूमेन वाला रीजन था। यहाँ पर हमारा ये कौन सा है? ये हमने ऊपर देखा था ना, क्या था हमारा? ये सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स। सो ये सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, सेक्टर 63 कॉम्प्लेक्स इज व्हाट विल इट डू? ये बीआईपी को ऐड कर देगा। तो एडिशन के बाद यू कैन सी हियर सेकंड स्टेप में बीआईपी एडीपी ऐड हुआ, ऐसे मल्टीपल ऐड होते चले गए और ये पूरा अंदर आ गया पेप्टाइड, तो सारे बीआईपी एडीपी हटेंगे, उनका रिप्लेनिशमेंट एंड अगेन ये जो फोल्डिंग है प्रोटीन की वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हुआ। ठीक है, ट्रांसलोकेट भी हो रहा है प्रोटीन और पोस्ट ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसका। अब हम देखते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन का एक जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, कितना ही बड़ा नाम हो गया है ना। काम समझते हैं, देखो सिंपल सी बात है। ट्रांसलेशन हो गया तो एक बार हम देखते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो हमारा मेम्ब्रेन में है प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है।
ये बेसिकली दो मेजर टाइप से आता है। एक तो हमारे जैसे मान लो कि जो हमारे ईआर है, ये मान लो ईआर है, ईआर में एक तो हो सकता है हमारा सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो, एक हो सकता है हमारा मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है हमारा सिंगल पास, ठीक है, सिंगल पास, और दूसरा क्या हो सकता है मल्टी पास, यानी जिसमें वो एक से ज्यादा बार पार कर रहा हो। पता है ना जीपीसीआर जो होता है, और अगर हम बात करें जीपीसीआर के साथ साथ हमारे पास ग्लाइकोफोरेन होता है, ठीक है, वो सिंगल पास हो गया। और अगर आप देखोगे रोडोप्सिन होता है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये मल्टी पास पास हो गए जीपीसीआर जैसे। सिंगल पास मैंने आपको बताया, जैसे ग्लाइकोफोरेन हो गया जो सिंगल बार ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मेम्ब्रेन के पार जा रहा है। अब आप देख सकते हो इनके एंड टर्मिनल पे क्या होते हैं, दो सीक्वेंसेस का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से दो सीक्वेंसेस होते हैं हमेशा, एक होता है हमारा स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, ठीक है, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, और दूसरा होता है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। ये दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं। सो ये हो गया हमारा स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस, ये हो गया स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर हो सकता है ये दोनों हो, और हो सकता है कोई एक ही हो, और हो सकता है इनमें से इनके कई बार रिपीट्स भी हो। जब एक से ज्यादा बार रिपीट्स होंगे स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसफर के, तो वो आ जाएगा मल्टीपास के अंदर, ठीक है। और जब हमारा स्टार्ट ट्रांसफर स्टॉप ट्रांसफर होगा, तो इसके अरेंजमेंट में दो बेसिकली क्लासिफाई करे हैं, तो सबको समझते हैं एक एक करके। इन्हीं प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन पे अरेंजमेंट जो होती है, इनको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। सो सबसे पहले आती है हमारी टोपोलॉजी फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजी फर्स्ट है। इसमें होता क्या है, देखो भाई टोपोलॉजी फर्स्ट जो होती है, इसमें हमारा क्या होता है, सी टर्मिनल बाहर होता है, एन टर्मिनल अंदर। तो ये हो गया हमारा सी टर्मिनल, यहाँ आ जाएगा एन टर्मिनल। सबसे पहले क्या होगा, कि साइटोसोल में हमारा ईयर के ऊपर हमारा क्या होता है, एक ट्रांसलोकॉन होता है। ट्रांसलोकॉन के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, देखो दोनों अलग अलग है इसमें, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस अलग है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है। यानी टोपोलॉजी वन में एक बात तो क्लियर है, स्टार्ट का भी सीक्वेंस होगा और स्टॉप का भी होगा, दोनों है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सी होगा हमारा, सी टर्मिनल बाहर और एन टर्मिनल अंदर, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखें। एन टर्मिनल जैसे ही अंदर जाएगा, आप देखते हो अंदर पहले एन टर्मिनल एंटर कर रहा है, अंदर जाने के बाद इस एन टर्मिनल सीक्वेंस को हम क्या कर देंगे, सिग्नल पेप्टाइडेज के थ्रू क्लीव कर देंगे, मतलब ईआर क्लीव कर देगा। सिग्नल पेप्टाइडेज हमारा जो है, बेसिक सिग्नल पेप्टाइडेज क्या करेगा, उस वाले रीजन को, कौन से वाले को, स्टार्ट ट्रांसफर वाले रीजन को, जैसे वो क्लीव हो गया, वो सीक्वेंस हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा ये वाला सीक्वेंस है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, वो यहाँ आकर के फंस जाएगा। स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस की एक खासियत होती है, वो होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से बना हुआ, ठीक है। किससे बना होता है वो, हाइड्रोफोबिक से। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ईआर की जो मेम्ब्रेन है, ये काय की बनी है, ये बनी है लिपिड्स की, ठीक है। लिपिड्स का आप जानते हो, लिपिड्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारे लिपिड्स, ऐसे होते हैं ना लिपिड्स। सो ये जो लिपिड्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, इनका ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक ऐसा प्रोटीन का वो सीक्वेंस आना चाहिए जो हमारा क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब समझते हो, ऐसा जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता, लेकिन फैट लविंग होता है, ठीक है। तो हमारी लिपिड की जो टेल्स है, वो भी फैट लविंग है। तो ये हमारा नॉन पोलर क्या है, ये वाला जो अमीनो एसिड्स होते हैं फैट लविंग होते हैं, तो नॉन पोलर आकर के इस जगह पर आकर के रुक जाएगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है, ये हमारा किसका बना होता है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का। सिंपल सी बात। दूसरी बात आती है टोपोलॉजी 2 और टोपोलॉजी 3। ये हमारी टोपोलॉजी सेकंड और ये है टोपोलॉजी थर्ड। अब इनमें क्या होता है, आइए गुरु देखते हैं एक बार। देखो अभी हमने पीछे देखा, वो एन टर्मिनल हमारा क्या था, पहले एन टर्मिनल बनता तो वो अंदर गया, यहाँ भी यहाँ हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल अंदर आ जाएगा। देखो होगा क्या, ये है हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन पूरा एक्सटेंड कर देते हैं, ये है मेम्ब्रेन, और इस पे हमारे क्या प्रेजेंट है, ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट होंगे। लेट मी ड्रॉ द ट्रांसलोकॉन्स। सो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकॉन, ठीक है। पहले जो प्रोटीन आएगा, ठीक है, उसका एन टर्मिनल अंदर आएगा या सी बाहर होगा, ठीक है। यू कैन सी आफ्टर सम टाइम, ये जो प्रोटीन था, इसका एन टर्मिनल पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये सी टर्मिनल आ गया, यहाँ पर हमारा एन आ गया, ये एन दोबारा से फोल्ड होकर के मेम्ब्रेन में एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस ये एन बाहर जा चुका है और सी अंदर आ गया, ठीक है। ये हमारा चैनल अलग रह जाएगा, ये एन बाहर सी अंदर। सो टोपोलॉजी 3 में क्या होता है, ये याद रखना, एन बाहर सी अंदर, ठीक है। और एक और बात, यहां पर केवल और केवल स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है, ओनली स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस।
स्टार्ट नहीं होता, अलग अलग नहीं होते ओनली। सेम चीज टोपोलॉजी 3 में भी है, वहां पर भी स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है। याद रखना, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस की बात जब भी आएगी तो स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस का मतलब है वो जाकर के फंसने वाला है लिपिड्स के बीच में। लिपिड्स के बीच में फंसेगा तो इसका मतलब वो हमेशा स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का, चाहे वो कहीं भी बात आए, ईआर की किसी भी टाइप की टोपोलॉजी में आए। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है, देखो टोपोलॉजी थर्ड में क्या है। अभी देखो ऊपर वाले में क्या था, एन टर्मिनल बाहर था, है ना। इसमें क्या है, सी टर्मिनल बाहर है, यानी होगी वही एंट्री पूरी। देखो आप यहाँ पे देखो, एंट्री हुई एन टर्मिनल की, यहाँ पे सी टर्मिनल बाहर आ गया, एंड यू कैन सी हियर कार्बोक्सिल टर्मिनल बाहर है, एन टर्मिनल अंदर रह गया। सो देखिए होता क्या है, ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन, ये ईआर की मेम्ब्रेन, इस पे आ जाएगा हमारा चैनल, दिस इज द चैनल। ठीक है, अब इसमें पहले जो एंटर करेगा वो एंटर करेगा सी टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया एन टर्मिनल। अब रीजन कुछ ऐसा होगा, सी टर्मिनल के बाद ये सी टर्मिनल आगे जाकर के जो पहले अंदर आया था वो फोल्ड होगा अंदर की तरफ, जैसे ऊपर हो रहा था ना, ओरिएंटेशन अपोजिट है, काम सब कुछ सेम ही है। फिर ये आगे जाकर के यू कैन सी हेयर सी टर्मिनल यहाँ, एन टर्मिनल अंदर। सो इस तरीके से हमारी टोपोलॉजी 2 और टोपोलॉजी 3 में एक ही डिफरेंस है इनके प्रोटीन्स के ओरिएंटेशन का। दोनों में ही स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस नहीं होता, बस ओरिएंटेशन अपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है। टोपोलॉजी 1 इससे कैसे अलग था, टोपोलॉजी में दोनों सीक्वेंसेस होते हैं, टोपोलॉजी 4 में भी दोनों सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, टोपोलॉजी 1 में क्या था, हमारा एन टर्मिनल हमारा बाहर था, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, सॉरी सी टर्मिनल बाहर था, एन टर्मिनल अंदर था, तो सीधा प्रोटीन अंदर आ गया। अब ये आती है हमारी फाइनल, दैट इज टोपोलॉजी 4। अब इस टोपोलॉजी में क्या है, इसमें आप देख सकते हो, पहली बात तो टोपोलॉजी 4 जो है ये बाकियों से कैसे अलग है। अगेन पहली बात तो ये है कि इसके अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस दोनों है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है। ठीक है, जो हमारे सेकंड और थर्ड में नहीं था, फर्स्ट में था। चलो ये फर्स्ट से किस प्रकार से अलग है, फर्स्ट में सिंगल पास मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन था। देखो यहाँ पर जो था, प्रोटीन केवल मेम्ब्रेन में एक ही बार पास कर रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल पास हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मल्टी पास हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्रोटीन एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब मल्टी पास में ना दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं जब वो इवन टाइम्स पास कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, एक होते हैं जब वो ऑड टाइम कर रहे हैं। इवन में जैसे 2 4 6 8 टाइम्स, ऑड में जैसे कि 1 3, 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 5 7। दोनों में डिफरेंस क्या है, इवन में एन एंड सी टर्मिनस सेम साइड होंगे, और ऑड में एन एंड सी टर्मिनस ऑपोजिट साइड पर होंगे, ऑपोजिट साइड्स। यहाँ मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, जस्टिफाई करते हैं उसको। ये देखो भाई, ये हमारी हो गई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में एक हम बनाते हैं जीपीसीआर, ठीक है, जो कि 7 मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। 7 क्या है, एक ऑड नंबर, कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर ये एन टर्मिनस है तो ये सी टर्मिनस, आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स है, तो एन एंड सी टर्मिनस अपोजिट साइड्स होगा ऑड में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। और अगर हम इसी को देखते इवन टाइम्स तो ये हमारा कैसा हो जाता, ये कुछ हो जाता ऐसे, मान लो 2 वाला आ गया तो ये हो गया, जैसा कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। ये हमारा क्या है कि एन और सी टर्मिनस दोनों सेम साइड आ गए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इवन वाला जितने भी होंगे जिसमें हमारे एन और सी टर्मिनस सेम साइड होंगे। सो यहाँ पर देखो सेम चीज दिखा रहे हैं, पहले जो एंटर करेगा हमारा अमीनो टर्मिनस एंटर करेगा, अमीनो टर्मिनस एंटर करने के बाद हमारा सी टर्मिनस एंटर करेगा, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर कैसे होंगे, ये दोनों ही हमारे हाइड्रोफोबिक होंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक से ज्यादा हमारे हो सकते हैं स्टार्ट ट्रांसफर, एक से ज्यादा हो सकते हैं स्टॉप ट्रांसफर। टोटल यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, एक हाइड्रोपैथी प्लॉट दे रखा है। हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या दिखा रहा है कि सर्पेंटाइन प्रोटीन का है, जिसमें 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, 7 डोमेन्स हैं जो मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं, और सारे के सारे हाइड्रोफोबिक होंगे। सो यू कैन सी हियर स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। सो स्टार्ट स्टॉप इस तरीके से है हमारे सारे के सारे सीक्वेंसेस, किस तरीके से एंटर करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये जितने भी हमारी पीक्स आती हैं ऊपर की तरफ, ये दिखाती हैं कि मेम्ब्रेन को कितनी बार पार किया गया है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 सर्पेंटाइन हो गया, एग्जाम्पल हमारा जीपीसीआर हो गया। फिर आता है हमारे जीपीआई लिंक, ठीक है, कौन से, जीपीआई लिंक। जीपीआई लिंक में क्या होता है, प्रोटीन देखो यहाँ पर क्या है, पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ठीक है, ये हमारा अगर हो गया
सो यहाँ पर हमारा इसका ये हो गया प्रोटीन, ठीक है, ये हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। यहाँ पर हमारा जीपीआई का मतलब क्या है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, एक लिपिड है। लिपिड में क्या होता है, लिपिड के इस तरफ अमीनो टर्मिनस की तरफ आकर के ये पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो इसका सीक्वेंस है वो यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला रीजन इस तरीके से। तो आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये हमारा जीपीआई हो गया और ये हमारा पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड अरेंज हो जाएगा। सो दिस इज द जीपीआई लिंक प्रोटीन। एक बार इन सभी को हमने कंबाइन करके एक समरी दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा टाइप 1 में क्या होता है, एलडीएल रिसेप्टर्स, यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, एलडीएल रिसेप्टर इन्फ्लुएंजा एचए प्रोटीन में देखने को मिलेगा, इंसुलिन रिसेप्टर में। टाइप 2 में एशियलो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर हो गया। टाइप 3 साइटोक्रोम P450 हो गया। टाइप आप देखो टेल एंकर प्रोटीन्स होते हैं, उसमें वी स्नेयर टी स्नेयर, इनको भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। टाइप 4 में जीपीसीआर हो गए हमारे, ठीक है, या फिर जितने भी मल्टीपल पास होते हैं, एबीसी स्मॉल मॉलिक्यूल पंप्स जो होते हैं सीएफटीआर वाले। फिर आता है जीपीआई एंकर प्रोटीन्स, जैसे कि आप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर। अब इसका आप पूछोगे क्या बता दिया नया प्रोटीन, ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब आता है हमारा एक और चीज, आप जानते हो ईआर के ल्यूमेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है, ये एक और फंक्शन है हमारे ईआर का। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके अंदर बनता है तो उसको बनाने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, और एक सिंपल सा एंजाइम है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। होता क्या है यहाँ पर, पहले एक चीज ध्यान दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। यहां देखो, पहली चीज, जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड जब भी बनेगा तो वो किस किस के बीच में बनेगा, सिस्टीन और सिस्टीन के रेसिड्यू के बीच में बनेगा, क्योंकि सिस्टीन के पास ऐसा एसएच होता है, ठीक है, एक और एसएच हमारा दूसरे सिस्टीन के पास होगा, ठीक है, इनके बीच में हमारा क्या बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए इनके हाइड्रोजन को फ्री करना पड़ेगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड व्हाट विल द रिजल्टेंट, सिस्टीन एस एस सिस्टीन, ऐसा बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब बनवाने के लिए पीडीआई काम कैसे करता है, एक बार देखिए, ये हमारा यहाँ पर दे रखा था एज एक सिस्टीन, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सल्फाइड हाइड्राइल ग्रुप, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज्ड पीआई है, पीडीआई, मतलब इसके अंदर कोई भी सल्फाइड हाइड्राइल ग्रुप नहीं है। अब ये ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई जो है ये क्या करता है, इनके हाइड्रोजन को अपने पास ले जाता है, ठीक है, यानी इसने खुद का क्या कर दिया, खुद का रिडक्शन करवा दिया और ऑक्सीडेशन करवा दिया, किसका, सबस्ट्रेट का, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यही तो हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ते हैं हम, जिस चीज का काम हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, खुद का घाटा करा लिया, यानी दूसरे का फायदा हो जाए, मैं घाटा सह लूंगा, वो वाला सीन है। तो एक काम तो हो गया डाइसल्फाइड आइसोमरेज का, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज का एक काम है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना। दूसरा काम क्या हो गया इसका, कि इन्हीं बॉन्ड्स को रीअरेंज करवाना। तो पहला है फॉर्मेशन, दूसरा है रीअरेंजमेंट, ये दो फंक्शन है इसके। यू कैन सी हियर सेम चीज यहाँ हुई, इन लोगों ने सल्फा हाइड्राइल ग्रुप बना दिया अपना, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप बनाने के बाद लास्ट में इन्होंने इनका ऑक्सीडेशन करा दिया, सेम चीज, पहले ऑक्सीडाइज ही था, इन्होंने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद इनका फिर ऑक्सीडेशन हो गया अल्टीमेटली, गॉट इट। Almost all cysteines in protein domains exposed to either the extracellular space or the lumen of organelles। तो या तो जितने भी सिस्टीन्स हैं वो कहां पर होंगे, अगर ये सेल है और ये ईआर है, तो जितने भी सिस्टीन्स हैं हमारे, सारे के सारे सिस्टीन्स हमारे या तो सेल के बाहर की तरफ होंगे या फिर ईआर के ल्यूमेन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन वहीं हो सकता है, बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। तो या तो सिस्टीन इस तरफ फेस कर रहा होगा या सिस्टीन इस तरफ फेस कर रहा होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। Disulfide bond form very rarely in proteins exposed to cytosol because of reducing environment। ठीक है, साइटोसोल में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की संभावना बहुत कम होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के एक बहुत बढ़िया बढ़िया पॉपुलर एग्जांपल्स है हमारे एंटीबॉडीज। आप लोग जानते हो एंटीबॉडीज कौन सी है हमारी, जानते हो वाई शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ आपका इंसुलिन आपने पढ़ा है, तो इनमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है, वो यही बनता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग इन द ईआर, जिसमें हमने देखा एक न्यूली सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड ट्रांसलोकॉन के थ्रू एंटर करता है, जब वो अंदर आ रहा होता है उसमें चेपरॉन साइड हो जाते हैं ताकि उसकी मिस फोल्डिंग ना हो जाए, जब वो पूरी तरीके से अंदर आ जाता है तब उसकी फोल्डिंग हो जाती है और चेपरॉन्स बीआईपी नाम के वो रिसाइकिल हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैसे पता कि कौन सा प्रोटीन ईआर के अंदर जाएगा, तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है KDEL। ये क्या है, एक सिग्नल सीक्वेंस है जो ये बताता है अगर ये किसी पेप्टाइड के आखिरी में ये 4 अमीनो एसिड्स लगे हैं तो उनकी डेस्टिनेशन निर्धारित है, वो ईआर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि
ये चार कौन कौन से हमारे, के कौन सा हमारा, लाइसिन, डी है एस्पार्टिक एसिड, ई है ग्लूटामिक एसिड और एल है ल्यूसिन। सो अगर ये चार अटैच हैं तो प्रोटीन ईआर के अंदर जाएगा ही जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें ये भी डिस्कस किया कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है, किस तरीके से प्रोटीन अपनी ओरिएंटेशन में अरेंज रहता है। बेसिकली चार टोपोलॉजी देखी हम लोगों ने, जिसमें हमने सिंगल पास, मल्टी पास देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन किस तरीके से अटैच होता है वो भी देखा। फिर हमने फॉस्फोडाइसल्फाइड आइसोमरेज का काम देखा, जो कि ईआर के लुमेन में एक एंजाइम है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। एंटीबॉडीज और इंसुलिन जैसे जो हमारे बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। सिंपल। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, राइट। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए। इसके आंसर्स आप लोग कमेंट में लिखिए नीचे, और समझ में आता है तो ठीक, और अगर नहीं समझ में आते इसके आंसर या कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखिए, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होने वाला है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट।